हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल के अंदर आज जो पहली वीडियो है वो राइटिंग की आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आल्स की राइटिंग के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप 6 से लेके 8, 8.5 इवन के 9 बैंड तक भी स्कोर कर सकते हो। तो व्हाट आर वी कवरिंग टुडे, क्या कवर करने वाले हैं आल्स की राइटिंग का जो एकेडमिक पार्ट है उसको। तो इसकी विटेज क्या होती है आल्स राइटिंग की, यानी कि आल्स की राइटिंग में टास्क 1 टास्क 2 का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है आपकी राइटिंग के स्कोर में। आल्स जो स्कोरिंग सिस्टम है, आल्स में स्कोर कैसे किया जाता है राइटिंग के केस में, और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जहाँ ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे आपको स्कोर मिलता है। अगला होएगा टास्क 1 की डिटेल और टास्क 2 की डिटेल। तो जो एकेडमिक के अंदर जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी इसके अंदर कवर की जाएंगी, और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं आल्स की राइटिंग को लेके। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आप सबको पता होगा आल्स राइटिंग के अंदर 2 टास्क होते हैं। टोटल आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर मिलता है आपकी राइटिंग कंप्लीट करने के लिए। टास्क 1 जो कि एक ग्राफ होता है, आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, और एस्टिमेटेड टाइम होता है इसका 20 मिनट्स। आप इसके ऊपर 1 घंटा भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मली आपको सिखाया जाता है और जो एक सही डायरेक्शन भी है कि 20 मिनट के अंदर आप इसको कवर कर दो। दूसरा पार्ट होता है राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 2 के अंदर एक ऐसे लिखना होता है आपने। आल्स के ऐसे का एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल में ऐसे लिखना है, ना कि वो ऐसे जो आप 10th +2 या BA के अंदर लिखते हो। 250 वर्ड्स की लिमिट होती है एंड 40 मिनट्स टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। तो टास्क 1 के ऊपर 20 मिनट्स क्यों लगाने चाहिए, टास्क 2 के अंदर 40 मिनट्स क्यों लगाने चाहिए, ये आने वाली वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको अपने स्कोर को अच्छा स्कोर करने के लिए तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। तो टास्क 2 के अंदर 40 मिनट्स आपने लगाने होते हैं इसको करने में, और विदिन 60 मिनट्स आपको दोनों टास्क पूरे करने होते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो जो आल्स राइटिंग होती है उसके अंदर स्कोर कैसे होता है, यानी कि वेटेज की बात करें। वेटेज होता है वजन। पहली बात जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी या गलत बताई जा रही होगी, वो है कि टास्क 1 और टास्क 2 दोनों ही 9 बैंड के होते हैं, और टोटल स्कोर भी राइटिंग का 9 बैंड होता है। लेकिन इसके अंदर जो वेटेज है, वेटेज का मतलब कि कौन सा टास्क कितना वजन रखता है, वो है कि टास्क 1 का 33% स्कोर काउंट होता है और टास्क 2 का 67% स्कोर काउंट होता है। और अगर आपको इसको एग्जैक्ट पता करना है कि आपको कितना स्कोर करना है और उसके लिए टास्क 1 टास्क 2 में कितना स्कोर चाहिए, तो टोटल आपको यानी कि 100% स्कोर में से कहाँ पे क्या चीज़ है वो तो आपको पता चल गई, लेकिन स्कोर कैसे करें उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बता दूंगा। तो टास्क 1 के अंदर आपके 5 बैंड है, चाहे वो 5 बैंड है, यानी कि टास्क 1 चाहे कोई भी GT है चाहे एकेडमिक है, और टास्क 2 में आपका स्कोर 6 है, तो आपका आल्स की राइटिंग का स्कोर होगा 6 बैंड। टास्क 1 में 5.5 बैंड है, टास्क 2 के अंदर 6 बैंड है, तो भी आपका स्कोर होएगा 6। दोनों में 6 हैं तो आपके 6 बैंड आएंगे। टास्क 1 के अंदर आपका स्कोर 6.5 है, टास्क 2 के अंदर आपका स्कोर 6 है, तो भी आपका स्कोर 6 आएगा। और टास्क 1 के अंदर 7 बैंड है और टास्क 2 के अंदर 6 बैंड है, तो भी आपका स्कोर 6 आएगा। बड़ी मान के चलो सरप्राइजिंग चीज़ है कि इधर 1 बैंड कम है और यहाँ पे 1 बैंड ज़्यादा है टास्क 1 में, फिर भी स्कोर वही आ रहा है जो टास्क 2 का स्कोर होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, आल्स राइटिंग बैंड कैलकुलेटर। बैंड कैलकुलेटर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं 7 बैंड करना चाहता हूँ तो मुझे स्कोर कौन से टास्क में कितना करना होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि टास्क 2 का जो वजन है, टास्क 2 की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए टास्क 2 पर 40 मिनट्स लगाते हैं और इसकी 250 वर्ड्स के अंदर इसको लिखा जाता है। इसका रीज़न है ये कि इसका स्कोर 67% काउंट होता है। मैं आपको सिंपली बता दूं इस फॉर्मूले को कि स्कोर होता कैसे है। अगर सिंपली ये मान के चलो कि जितना आपका राइटिंग टास्क 2 का स्कोर है उससे अगर 1 बैंड कम या 1 बैंड ज़्यादा टास्क 1 में आता है तो आपके ओवरऑल स्कोर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही आएगा जितना टास्क 2 का है।
अगर 1.5 बैंड का फ़र्क पड़ जाए, मान लो यहाँ पे 7.5 आ जाए और यहाँ पे स्कोर है 6, अब 1.5 बैंड ज़्यादा है तो आधे बैंड का फ़र्क पड़ जाएगा, स्कोर आएगा 6.5। यानी कि आधा बैंड बढ़ाने के लिए आपको 1.5 बैंड बढ़ाना पड़ेगा टास्क 1 में। इसीलिए टास्क 1 की तैयारी आपको उसी तरीके से करनी चाहिए जैसे नॉर्मली बताया जाता है। यानी कि 20 मिनट्स आपको, अगर 1 घंटा तैयारी कर रहे हो तो प्रेपरेशन के टाइम 20 मिनट्स आपको स्पेंड करने चाहिए टास्क 1 के ऊपर और 40 मिनट्स आपको स्पेंड करने चाहिए टास्क 2 के ऊपर। वैसा ही एग्ज़ाम के अंदर 20 मिनट में 20 मिनट्स के अंदर आप टास्क 1 लिखो और 40 मिनट्स के अंदर आप टास्क 2 लिखो। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को ये स्कोरिंग सिस्टम में थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो वो अपना बैंड कैलकुलेटर, आल्स राइटिंग बैंड कैलकुलेटर सर्च करोगे गूगल में, वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना। एक मैप सा मिलेगा आपको जिसमें 1 to 9 टास्क 1 का स्कोर होएगा, 1 to 9 टास्क 2 का स्कोर होएगा। टास्क 2 के सामने जाके आप यहाँ पे 7 बैंड आ जाएंगे, वहाँ पे चेक करोगे तो सामने आपको मिलेगा 6 बैंड टास्क 1 में। जैसे कि अगर आप 6 बैंड पर टास्क 2 में जाके चेक करोगे तो उसके सामने आपको मिलेगा 5 बैंड, तो आपके 6 बैंड होंगे। तो इस तरीके से आप इसको सीख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं जी। इस वीडियो में अगला पार्ट जो होएगा उसके अंदर आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा जिससे जितने भी आपके राइटिंग और स्पीकिंग चेक करने वाले एग्जामिनर्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। और ये आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो। गूगल में जाके सर्च करोगे बैंड डिस्क्रिप्टर तो आपको मिल जाएंगे टास्क 1 का, टास्क 2 का और स्पीकिंग का। 3 ये आप डाउनलोड कर सकते हो और इनसे आपको कैसे स्कोर करना है वो सारी बातें इसके अंदर बताई जाएंगी। हाँ जी, आल्स राइटिंग का स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे पापा कि स्कोर कैसे मिलता है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज एक शायद बुरी हैबिट के बारे में आपको पता चले, खुद की भी, और हो सकता है कि एक ऐसे बंदे की जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो बैंड डिस्क्रिप्टर जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वीडियो की स्टार्ट में अपन लिखा था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को आप आज देखेंगे। आप जब टास्क 1 या टास्क 2 का स्कोर देखते हो तो आपको पहली चीज़ जिसका 25% स्कोर होता है वो होता है टास्क अचीवमेंट, इसको टास्क रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। दूसरा CC कोहेरेंस एंड कोहिजन, इसका भी 25% स्कोर होता है। तीसरा रेक्सिकल रिसोर्सेज जिसको वोकेबलरी बोलते हैं, 25% स्कोर होता है। GRA ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी 25% स्कोर होता है। तो ये जो नीचे मैंने कटिंग लगा रखी है ये है कि 7 बैंड पर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। पहली बात, हो सकता है कि कोई टीचर आपको बैंड डिस्क्रिप्टर के बारे में बता रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टास्क अचीवमेंट जो 25% स्कोर जिसको बोलते हैं टास्क रिस्पॉन्स, उसके अंदर एक ही चीज़ बताई थी कि टू द पॉइंट लिखो। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं जो आपको लगभग 5 दिन अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देके कवर करवाई जानी चाहिए। उसके बाद CC, इसके अंदर भी 5 चीज़ें होती हैं जो आपको कवर करवाई जानी चाहिए। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेक्सिकल रिसोर्सेज, 2 टाइप्स की वोकेबलरी होती है जो आपके काम आती है। ठीक है, और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपको 6 बैंड से लेके 8 बैंड तक लगभग आपके टीचर को ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर करवाने चाहिए। और अगर आप उन टीचर्स के द्वारा पढ़ रहे हो जो कह रहे हैं कि ग्रामर तो कुछ खास रोल अदा नहीं करती स्पीकिंग और राइटिंग में, आप कुछ भी करते जाओ, तो आई थिंक आपको ऐसे टीचर से बचना चाहिए। तो सबसे पहले 7 बैंड पे अगर पहली चीज़ है एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, आपको जो टास्क मिला है टास्क 2 उसके हर एक पार्ट को आपने कवर करना है। तो कवर कैसे करना है, टास्क रिस्पॉन्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका राइटिंग में स्कोर 5.5 इस बात से रह जाता है कि उनको ऑल पार्ट्स के बारे में पता ही नहीं होता कि अगर वो कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे उस ऐसे को पढ़ के, उस स्टेटमेंट को पढ़ के कि उनके 6 बैंड आएंगे या 7 आएंगे, वो चीज़ें ही उनको पता नहीं होती। जब मैं बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लगाता हूँ तो एक बुक मैं प्रोवाइड करता हूँ आल्स राइटिंग टास्क 2 की, जिसमें 9 बैंड एसेज होते हैं। उस बुक के थ्रू मैं बच्चों को हर एक ऐसे को पढ़ के उनसे पूछता हूँ कि आप इस ऐसे में क्या लिखोगे, कितने पैराग्राफ बनाओगे, सारे पार्ट्स को कैसे एड्रेस करोगे। और इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं
कि अगर इसकी में एक चीज़ और होती है, अगर जो बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हो आप 1 और 2, ऐसे के अंदर बड़ी आम सी बात है, ये हर एक ऐसे में लिखा जाता है, अगर उन दोनों में 20 से ज़्यादा वर्ड्स का फर्क है तो आप गलत कर रहे हो। ये भी इसी का पार्ट होता है। उसके बाद अगली चीज़, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इनको डाउनलोड करना जरूर। बैंड डिस्क्रिप्टर टास्क 2 राइटिंग डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगा। 7 बैंड पे आपको यही मिलने वाला है टास्क अचीवमेंट में इसके अंदर। तो उसके बाद आप प्रेजेंट्स अ क्लियर पोजीशन, एक क्लियर पोजीशन प्रेजेंट करता है पूरे के पूरे ऐसे के अंदर। अब पोजीशन क्या होती है मैं आपको बता दूं, आप ऐसे के बारे में क्या सोचते हो वही आपकी पोजीशन है। इस बात पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। पोजीशन अब क्या है कि जैसे आपने सबसे पहले ऐसे के अंदर पैराफ्रेज करके लिख दिया और उसके बाद आप उसके बारे में क्या कहते हो, तो जो उसको थीसिस बोल देते हैं बहुत सारे टीचर्स, तो यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसको पोजीशन कहा जाता है। तो वो पोजीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पहली बात तो, और उसको अच्छे से उस ऐसे के अंदर निभाया जाना चाहिए, फिर ही आपका स्कोर आने वाला है। अगर आप आउट ऑफ टॉपिक लिखाते हो, मान के चलो आपने एक ऐसे को पढ़ा और उसको अच्छे से नहीं लिखा, तो आपका स्कोर नहीं आएगा। दूसरा, लॉजिकली ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से निभाते हो, ऊपर नीचे नहीं करते, उनको सही तरीके से लिखते हो, ठीक है। और आप अपने जो टॉपिक है, आपका मेन टॉपिक है, उसको अच्छे से हर एक पैराग्राफ में क्लियर करते हो। ये सारी चीज़ें सीसी का पार्ट होती हैं। तो जब भी मैं बच्चों की क्लास लगाता हूँ राइटिंग की, तो एक वीक टास्क रिस्पॉन्स की क्लास चलती है जिसके अंदर 5 चीज़ें मैं कवर करता हूँ। एक वीक चलती है सीसी की क्लास। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वोकेबलरी में मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई कह रहा है कि इस वोकेबलरी को याद कर लो, ये अपने ऐसे में जरूर रखने, रट्टे मार रहे हो, तो भाई ये गलत है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी। टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी क्या होती है कि वो टॉपिक पूछा किसके ऊपर गया है। आपको ऐसे आया है एजुकेशन का, आप एजुकेशन की वोकेबलरी लिख रहे हो, उसके बैंड मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और दूसरी टाइप की वोकेबलरी होती है जब आप पैराफ्रेज करते हो, स्टार्टिंग में एक लाइन पैराफ्रेज करके लिखते हो, आप पैराफ्रेज करते हो जब आप एग्जांपल देते हो, आप पैराफ्रेज करते हो जब आप अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहे होते हो कंक्लूजन के अंदर। तो 3 चीज़ों पे पैराफ्रेज की वोकेबलरी काउंट होती है। बाकी जो आप रट्टे मार के लेके जाते हो, अपने ऐसे में वर्ड्स बढ़ाने के लिए वोकेबलरी याद की जाती है। जैसे कई बार बच्चों को सिखाया जाता है, मतलब मैं क्या बताऊं कि एक पूरी की पूरी लाइन रटा दी जाती है कि आपने इसको ऐसे लिखना है, उस वोकेबलरी का कोई फ़ायदा नहीं रह जाए। और एक बैड न्यूज़ कि एक लड़की का मेरे पास ऐसे आया चेक करवाने के लिए, वो मेरे स्टूडेंट की एक लड़की है स्टूडेंट, उसकी फ्रेंड थी, उस लड़की ने मेरे से ऐसे चेक करवाया। तो जब उस लड़की को मैंने पूछा कि ये जो इसके अंदर आपने 2-3 लाइनें लिखी हैं हैवी हैवी वोकेबलरी, इनका मीनिंग क्या है, तो उसको उसका मीनिंग भी पता नहीं था। आप एक ऐसी वोकेबलरी ऐसे में डाल देते हो जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप खुद सोचो कि क्या होने वाला है। तो भाई इन बातों का ध्यान रखा करो, ऐसे काम ना करो। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस के साथ नॉर्मल वोकेबलरी जो आप यूज़ करते हैं, आप 7+ बैंड तक स्कोर कर सकते हो ऐसे के अंदर, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आपका टास्क रिस्पॉन्स और सीसी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के ऊपर बात करूं तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रामर सबसे मुश्किल होती है इसमें स्कोर करना। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 5.5 तक की बात करें ग्रामर की, तो टेंस, मॉडल्स, टू वाली स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस, अगर ये चीज़ें आपको आती हैं और अच्छे से आती हैं तो आप 5.5 स्कोर कर सकते हो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के पार्ट में। ये चारों की एक एक वीडियो मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से देख भी सकते हो। उसके बाद इफ़ वाले सेंटेंस, ठीक है जी, आप कोमा और फुल स्टॉप इन 2 पंक्चुएशंस का सही यूज़ करते हो, और आप आर्टिकल्स का सही यूज़ करते हो, ए और एंड द का। ये 3 चीज़ें आप और ऐड कर देते हो, आप एंड का यूज़ सही करते हो, ठीक है। इन सब से आपकी 6 बैंड पे पहुंच जाती है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। और जिनकी ग्रामर 6 बैंड पे होती है वो राइटिंग स्पीकिंग, यानी कि राइटिंग में
टास्क 1 टास्क 2 में और स्पीकिंग में ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर कर जाते हैं अगर इनके अंदर आप 75% सेंटेंसेस विदाउट एरर लिख देते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 7 बैंड पे क्या करना चाहिए। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, सारे कॉम्प्लेक्स नहीं करने, 30-40% कर दिए बल्ले बल्ले है। प्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंट एरर फ्री सेंटेंसेस, आपके ज़्यादातर सेंटेंसेस एरर फ्री हैं। ठीक है, ग्रामर के ऊपर आपका कंट्रोल है और जो देखो पंक्चुएशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है, बट कभी कभी आप छोटी मोटी गलती कर जाते हो। इन सब केसेस में आप 7 बैंड ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 7 बैंड या इसके ऊपर ग्रामर की बात करो तो उसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लेफ्ट सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आपके जैसे ऑल दो, इन सब का अच्छा यूज़। ठीक है, मेनली पैसिव वॉइस का अच्छा यूज़। और आपके सेंटेंस में कहीं पर भी ऐसे ना लगे कि मतलब क्लियर समझ आनी चाहिए। तो क्लियर अगर समझ आती है, ऐसे गुड कंट्रोल होता है आपका ग्रामर के ऊपर, तो यू आर एबल टू गेट 7 बैंड इन ग्रामर। तो आपका स्कोर कैसे आता है, अब आप उसके ऊपर बात कर लें कि आपको स्कोर कैसे मिलता है। तो टास्क 2 के अंदर आपने 7 बैंड स्कोर करना है, तो आपका स्कोर कैसे आएगा। आपको टास्क रिस्पॉन्स में बहुत अच्छे से किया। अच्छा, टास्क रिस्पॉन्स और टास्क अचीवमेंट एक ही चीज़ है, ये सबसे आसान एरिया होता है। इस एरिया में आप बड़ी आसानी से 8 बैंड तक स्कोर कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट। सीसी के अंदर आपका 7 बैंड स्कोर है, इसके अंदर आपका 7 बैंड स्कोर है, इसके अंदर आपका 6 बैंड स्कोर है। तो आप देखें तो इन चारों को प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड बाई 4, देन यू विल गेट 7, तो आपका 7 बैंड स्कोर आ जाएगा। इन चारों में आपको 7-7 करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने 6 किया लेकिन उधर अपने 8 किया, तो आपका 7 बैंड स्कोर आ गया। और ये स्कोर अचीवेबल है, बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। और एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूँ कि 7 बैंड के ऐसे में 10 मिस्टेक्स हो सकती हैं। जी, 7 बैंड का ऐसे कोई ऐसा नहीं था इसके अंदर कोई मिस्टेक ही नहीं होती, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जी, क्योंकि 7 के ऊपर 8 है, 9 है, और 9 बैंड के ऐसे में भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, 2-4, जिनको लैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्कोर मिलता है राइटिंग के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें आपका टीचर आपको अच्छे से नहीं समझा रहा, जैसे ये पार्ट है ओवर जनरलाइज, ठीक है, आप मेन आइडियाज़ को अच्छे से सपोर्ट करते हो। और मेन चीज़ जो सीसी के अंदर 7 to 8 बैंड पे आती है, जो सब सारे बच्चे जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो है जी एक्सप्लेन कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ऊपर आइडिया कुछ और लिखते हो, एक्सप्लेन कुछ और करते हो। मैं आपको बता दूं, एक आइडिया लिख दिया, उसी को एक्सप्लेन करना होता है और कोई चीज़ उसके अंदर लिखनी नहीं होती है एक्स्ट्रा। ठीक है, हैवी वोकेबलरी से आप एक्सप्लेन करके उसके वर्ड्स पूरे करने की कोशिश करते हो, तो फिर एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, उसको सारी बातें समझ आ जाती हैं बड़ी आसानी से। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं कि टास्क 1 के अंदर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं आल्स राइटिंग में टास्क 1 की। टास्क 1 7 टाइप का होता है, मैंने डिटेल में बताई है हर एक चीज़। तो एग्जामिनर इसको 4 पार्ट में ही कवर कर देता है। वो चीज़ें सारी मैं क्लास में सिखाता हूँ बच्चों को। पहला लाइन ग्राफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आता है। बार, पाई, टेबल, 3 ग्राफ ये होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। फिर मिक्स, मिक्स क्या होता है, ऊपर वाले चारों में से कोई 2 आ गए। ठीक है, देन प्रोसेस चार्ट और मैप। इन सब की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इन सारों के अंदर जो कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपने लिखनी है इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन लिखनी चाहिए। और इंट्रोडक्शन क्या होती है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ऊपर, इसको पैराफ्रेज करके लिखना। इसके पैराफ्रेज में कुछ खास नहीं होता, मैं आपको बता दूं। पहले तो आपने बताना होता है कि कौन सा ग्राफ है, ग्राफ, और उसके बाद 3 डब्ल्यू कवर करने होते हैं। 3 डब्ल्यू कवर करने होते हैं। पहले डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाट, दूसरे का व्हेन या वेयर, तीसरे का व्हेन। तो आप नोटिस करोगे कि ये ग्राफ है, लाइन ग्राफ है,
वो क्या दिखा रहा है, प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ इन लोगों की, ठीक है, और किसके बीच में, इस साल के बीच में, और कहाँ पे दिखा रहा है, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर। तो पहली चीज़ व्हाट होगी, दूसरी चीज़ ये है हमारा व्हेन, और ये है वेयर। इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हर एक ग्राफ के नीचे लिखा होता है, हर एक ग्राफ के नीचे लिखी होती है ये लाइन, इस स्टेटमेंट के नीचे। कोई भी टीचर आपको इस लाइन के बारे में नहीं बताता तो आप गलत जगह पे पढ़ रहे हो। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर्स। कैसे मेन फीचर्स को सेलेक्ट करना है और उनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। एंड मेक कंपेरिजन्स वेयर रेलिवेंट, और वहाँ पे कंपेरिजन्स करो जहाँ पे ज़रूरी हैं। ये सारी बातें टीचर्स को आपको बतानी चाहिए, ठीक है जी। आपके ग्राफ के अंदर 4 लाइनें हैं, BP1 और BP2 के अंदर 2-2 लाइनें लिख दो, ये गलत फॉर्मूला है बिल्कुल। अगर 3 लाइनें आ गई तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। उसके बाद आता है जी ओवरऑल। पहली बात मैं आपको बता दूं, ओवरऑल को चौथे पैरे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको दूसरे पैरे में लिखो जहाँ पे मैंने लिख रखा है। ओवरऑल होता है मोटा मोटा। ओवरऑल को मैं नॉर्मल तरीके से बताऊँ, था ट्रेलर। अब आप सिनेमा गए, आपने पूरी फिल्म देखी BP1 एंड BP2, क्या आप घर पे आके ट्रेलर देखोगे, कभी नहीं। तो ट्रेलर पहले देखते हैं ना आप, ट्रेलर से अपने को मोटा मोटा पता चल जाता है ना। तो दूसरे नंबर पे लिखो ओवरऑल ट्रेलर। उसके बाद BP1 BP2। ओवरऑल के अंदर आपने कोई 2 चीज़ें लिखनी होती हैं जो मोटी मोटी इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें बात करूं कि जो नीचे वाला है USA, यहाँ तक ये सबसे नीचे गया और उसके बाद एकदम से बढ़ गया, ठीक है। एक आधा कोई और मेन पॉइंट, और इस पूरे ग्राफ में से 50% यानी कि हाफ ग्राफ BP1 में लिखना होता है, हाफ ग्राफ BP2 के अंदर लिखना होता है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें कैसे सेलेक्ट की जाती हैं, ये सारी मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मैं क्लास लगाता हूँ राइटिंग की, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्टेड मिलती हैं, करवाई हुई मिलती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है और उनको रिपोर्ट करना है, मेन फीचर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। कंपैरिजंस कहाँ पे कैसे करनी है, एक लाइन ग्राफ की वोकेबलरी मैं बहुत थोड़ी और सिंपल वोकेबलरी लिखवाता हूँ, उसकी कुछ लाइन से लिखवाता हूँ। मैं 10 से 12 लाइनें लिखवाता हूँ, जिससे बच्चों का पूरा लाइन ग्राफ कवर हो जाता है, और आगे वाले ग्राफ में भी ये चीज़ें काम आती हैं। तो पूरी डिटेल में अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो मेरे हिलेरियस इंस्टीट्यूट सिरसा पर, या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है टास्क 1 के अंदर। टास्क 1 के अंदर जो बैंड डिस्क्रिप्टर है उसके आधार पे आपको टीच किया जाता है। बेस्ड ऑन बैंड डिस्क्रिप्टर आपको हर एक नॉलेज दी जाती है, और ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं टास्क 2 की। टास्क 2 के अंदर किन किन बात को क्या क्या होता है टास्क 2 के अंदर, नॉर्मली मैं आपको बता दूं तो टास्क 2 के अंदर पहला ऐसे होता है डिस्कस बोथ व्यूज़। पहले का मतलब मैंने इसको पहले नंबर पे लिखा, आप किसी को पहले नंबर पे लिख सकते हो। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज। तीसरा कॉज इफेक्ट सोल्यूशन, इसको पर रीजन सोल्यूशन कैसे बोल देते हैं। फिर मिक्स, 2 क्वेश्चन वाला होता है ये भी, और अग्री डिसअग्री, ठीक है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो डिस्कस बोथ व्यूज़ कैसे है, वो 2 टाइप का ऐसे आता है, और उसको अच्छे से लिखना, डिटेल में लिखना, ये सारी चीज़ें आपका टीचर आपको सिखाता है। अगली चीज़ इसके अंदर क्या होती है, इसमें 2 साइड होती हैं, दोनों साइड के बारे में आपने पॉजिटिव लिखना होता है। ये नहीं अपनी साइड के बारे में पॉजिटिव लिखो, दूसरी के बारे में नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बन गया, तो वो गलत अप्रोच है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ जो होता है वो एक ही ऐसे के अंदर कवर होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। कॉज इफेक्ट सोल्यूशन आपको ऐसे आ सकता है, कॉज और सोल्यूशन बताओ, कॉज और इफेक्ट बताओ, इफेक्ट और सोल्यूशन बताओ, 3 तरह से ये ऐसे आ सकता है। तो इसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए आपकी। उसके बाद है मिक्स ऐसे। मिक्स ऐसे में आपको ज़्यादातर जो मिलेगा वो मिलेगा रीज़न और पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स।
वो किसी भी चीज़ कोई स्टेटमेंट दे के उसके रीज़न पूछ लेंगे, पूछेंगे जो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है। दूसरा, कई बार सिंपल सीधे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके कुछ सैंपल पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा। अग्री डिसएग्री जो ऐसे होता है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। ये सबसे ज़्यादा आने वाला और सबसे मुश्किल ऐसे होता है। नंबर 1, ये मुश्किल क्यों होता है? इसकी स्टेटमेंट बड़ी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो पहली चीज़, सिंपल ऐसे होता है जो अग्री डिसएग्री का, तो वो चीज़ होती है कि सिंपल ऐसे में मैं आपको पहले बता दूं, स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि सिंपल ऐसे है। आपने या तो अग्री होना है या डिसएग्री होना है, एक ही साइड चलना है। ये नहीं ये 2 पॉइंट अग्री के 2 पॉइंट डिसएग्री के, आपका स्कोर नहीं आएगा 6 बैंड। नंबर 2, इसके अंदर होता है कि कंपैरेटिव ऐसे, कंपैरेटिव अग्री डिसएग्री, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दी होती है। और बहुत सारे बच्चे इसकी पोजीशन क्या लिखते हैं, आई पार्शली अग्री डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, और आगे बॉडी पैराग्राफ में पता नहीं क्या लिख रहे होते हैं। तो आई पार्शली अग्री डिसएग्री स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आपके 6 बैंड आते हैं तो आपने गलत पढ़ा, गलत सीखा। अगर आप किसी अच्छे टीचर से सीखते तो आपके ग्रांटेड 6.5 तो आने थे, 7 बैंड भी आ सकते थे, क्योंकि आई पार्शली अग्री डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट ये लिखना ही गलत है। तीसरा ऐसे होता है जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है, हिडन कंपैरेटिव। एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको सिंपल लगेगी लेकिन वो कंपैरेटिव होती है, वो हिडन होता है, उसके अंदर कंपैरिजन होता है, जो उसको पहचान के लिखना बहुत बड़ा टैलेंट है और बहुत बड़ा एक तरीका है, टीचर के द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। हिडन कंपैरेटिव में अगर आप उसको सिंपल अग्री डिसएग्री में लिखाते हो तो आप 50% ऐसे छोड़ आते हो जो कि आप नहीं लिखते, यानी कि टास्क अचीवमेंट का स्कोर आपका 50% ही मिलेगा। अगर आपने 8 बैंड लेने थे तो उसमें 4 ही मिलेंगे या 5 ही मिलेंगे। तो इन गलतियों से बचना है। अब टास्क 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी राइटिंग का, तो इसके अंदर अपने को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, पैराफ्रेजिंग प्लस पोजीशन, दोनों के बारे में मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। तो पहली चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं, मुझे थोड़ा थिकनेस बढ़ाने दो मेरी इसकी। तो वो चीज़ क्या है कि आपने जब भी इंट्रोडक्शन लिखनी है 2 ही सेंटेंस लिखने हैं, 2 ही सेंटेंस उसके अंदर आपने लिखने हैं। और वो 2 सेंटेंस क्या हैं? वो सेंटेंस हैं, पहला सेंटेंस है पैराफ्रेज, ये मेरे पेन को पता नहीं क्या हो गया है। तो पहली चीज़ जो आपने इसके अंदर लिखनी है दैट इज़ पैराफ्रेज करके लिखना है आपके दिए हुए टॉपिक को। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको 2 चीज़ें मिलती हैं जब ऐसे मिलता है, ऊपर स्टेटमेंट होती है, नीचे लिखा होता है डू यू अग्री और डिसअग्री। तो ये तो आपकी कंडीशन होती है और ये आपकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके लिखना है, और पैराफ्रेज करने के 3-4 तरीके होते हैं, जैसे सिनोनिम्स चेंज कर दो, ग्रामर चेंज कर दो, पैसिव वॉइस में लिख दो, और तीसरा वर्ड फॉर्मेशन चेंज कर दो। ये तीनों तरीके मैं क्लास में अच्छे से सिखाता हूँ बच्चों को। फिर है पोजीशन, आप क्या सोचते हो, जिसमें इसके ऊपर बात कर रहे थे कि क्लियर कट लिखनी चाहिए। 2 सेंटेंस के अलावा अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। बैंड डिस्क्रिप्टर में बड़ा क्लियर कट है कि कहीं पर ये नहीं लिखा कि कॉमन लाइन लिखो। अब कॉमन लाइन बड़ा बड़ा मतलब पंगा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कॉमन लाइन लिखो जी, वर्ड्स बढ़ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज योर फुल नेम, और आप आंसर करो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेम्स इन माई एरिया बट माई नेम इज रविंदर सिंह। क्या ये दोनों लाइनों का आपस में कोई कनेक्शन है? वही चीज़ है, आप एक कॉमन लाइन डालते हो, फिर आप अपना पैराफ्रेज करते हो, फिर आप पोजीशन लिखते हो। तो इन दोनों के साथ कॉमन लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक एग्जामिनर कॉमन लाइन पढ़ के क्या सोचेगा कि बच्चा धक्के से वर्ड्स पूरे करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होती है, आप उनको बताते हो कि ये आपका क्वेश्चन है, जिसको आप पैराफ्रेज करके लिखते हो, और मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ बस, और मैं इसी के ऊपर आगे लिखूंगा। तो नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन है
वो वैसे तो डिपेंड करती है कि स्टेटमेंट कितनी बड़ी है। नॉर्मली ये 25 टू 35 वर्ड्स के बीच में हो जाती है। उसके बाद आ गया BP1। हर एक ऐसे की पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा पैराग्राफ BP1 होता है, MVP मास्टर बॉडी पैराग्राफ, ये मास्टर बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन, ये 4 ही होते हैं। एक आधा ऐसे कोई ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आप 3 बॉडी पैराग्राफ बना रहे हो, वरना ये स्ट्रक्चर चलती है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि 100 वर्ड्स लिखें, और मैं आपको एडवाइस करूँ या तो एक ही पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन कर दो, या 2 पॉइंट लिख के उनको एक्सप्लेन करो। 2 से ज़्यादा पॉइंट ना लिखो, आपका CC का स्कोर कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको अच्छे से डेवलप ही नहीं कर पाओगे, यानी कि एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला जो अपना इस वीडियो में पार्ट होएगा कि पूरा मैं बताऊंगा कि एक ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर आप 2 पॉइंट लिखने के बाद उनको एक्सप्लेन कर देते हो अच्छे से, तो आपका जो है हर एक पार्ट कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, MVP2। ठीक है, मास्टर बॉडी पैराग्राफ 2, इसके अंदर भी आप 100 वर्ड्स लिखते हो और 1 या 2 सेंटेंस लिख अपने पॉइंट्स लिख के उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आप इन दोनों पैराग्राफ में एक एक एग्जांपल भी डाल सकते हो। वैसे तो अगर आप 2 पॉइंट लिख रहे हो एक एक दोनों में, तो 2 एग्जांपल डाल सकते हो, 2 लिख रहे हो 4 डाल सकते हो। मिनिमम एग्जांपल कितने होने चाहिए पूरे ऐसे में? 1। ये कहाँ पे होना चाहिए, ये लंबी बात है जी, आप क्लास में ही सीख सकते हो, या फिर आप दोनों पैराग्राफ में एक एक डाल दो, काम चल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में पहली चीज़ होती है रिपीट पोजीशन। पहली चीज़ क्या होती है? रिपीट पोजीशन प्लस जो आपके ऑन साइड के जो पॉइंट्स हैं उनकी समरी, ऑन साइड के पॉइंट्स की समरी। मान लो डिस्कस बोथ व्यूज में ये आपकी साइड है, इसमें 2 पॉइंट लिखे, उन दोनों पॉइंट्स की आप समरी लिख देते हो। अब अपने पॉइंट की क्यों लिखते हो, दूसरे क्यों नहीं लिखते? ये सारी बातें डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा था 2 टाइप के डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, डिस्कस बोथ व्यूज एक तो होता है कि आप एक साइड चूज़ कर लेते हो, वो आपकी साइड है, और दूसरी साइड दूसरों की साइड है, आप अपनी साइड को थोड़ा हैवी करके लिखते हो। कई बार एक ऐसे ऐसे आ जाता है दोनों में दोनों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल, तो आप क्लियर कट लिखते हो कि दोनों साइड ही इक्वल है, तो वो दूसरा टाइप होता है, ये बड़ा रेयर आता है। ठीक है, जैसे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना स्कूल की जिम्मेवारी है या पेरेंट्स की? अब एक का तो नहीं कह सकते कि इनकी है, मैं कहूँगा कि दोनों की है, तो दोनों को बराबर करके लिखना। इस टाइप से भी ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये सारी बातें टास्क 2 के अंदर आपको आनी चाहिए। अभी पीछे पर बात कर रहे थे पैराफ्रेज की, यानी कि अपना एक टॉपिक आया था लेक्सिकल रिसोर्सेज में वोकेबलरी की बात हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पैराफ्रेज करके लिखते हो उस जगह पे आप कॉमन वोकेबलरी यूज़ करके पैराफ्रेज करते हो। तो वोकेबलरी के 2 टाइप बताए थे, मैं दोनों के ऊपर थोड़ी सी बात और कर देता हूँ। तो जब आप पैराफ्रेज करते हो तो आपकी कॉमन वोकेबलरी यूज़ होती है। जब आप एग्जाम्पल डालते हो, एग्जाम्पल क्या होता है? ऊपर आपने या तो पॉइंट दिया या एक्सप्लेन किया, इन दोनों में से किसी एक का एग्जाम्पल डाल रहे हो, तो जो आपने पॉइंट लिखा या एक्सप्लेन किया वो लाइन का 100% सेम स्पेसिफिक होता है जो एग्जाम्पल होता है। स्पेसिफिक का मतलब कि उसमें किसी चीज़ का आप एग्जाम्पल दे देते हो और किसी चीज़ को आप पैराफ्रेज करके लिख देते हो जिनका एग्जाम्पल नहीं आ सकता, तो वहाँ पे पैराफ्रेज हो गया। तीसरी चीज़ आ गई अपनी रिपीट पोजीशन, आप अपनी पोजीशन को रिपीट करके लिखते हो, श्योरली पैराफ्रेज से लिखते हो। तो ये 3 जगह पे एग्जाम्पल, पैराफ्रेज, एग्जाम्पल और रिपीट पोजीशन, तीनों जगह पे जब आप पैराफ्रेज करते हो तो आप कॉमन वोकेबलरी का यूज़ करते हो। और जब आप टॉपिक लिखते हो, पूरा अपना टास्क 2 लिखते हो ऐसे, तो उसके अंदर जो वोकेबलरी होती है वो होती है टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी। मान लो एजुकेशन का ऐसे, तो एजुकेशन की वोकेबलरी के पॉइंट जुड़ेंगे, एक्स्ट्रा रट्टे मार के जो आप लेके जाते हो उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटरनेट से ऑफिशियल टास्क 1 और टास्क 2 की आंसर शीट होती है वो डाउनलोड करते हो,
तो उसके अंदर जब आप उसके एंड पर नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक कॉलम होता है मेमोराइज्ड, ठीक है जी। और उसके अंदर एग्जामिनर टिक लगाता है, दो ही बातों से लगाता है। एक तो आपने ऐसे का टास्क रिस्पॉन्स सही नहीं लिखा, आपने एक ऐसे को मिसरीड कर दिया पढ़ने में, जब आपने कोई वर्ड मिस कर दिया, ठीक है, तो आपने कोई और ही ऐसे लिख दिया जो एग्ज़ाम में आया नहीं था, तो उस केस में। और एक जब आप रटी रटाई वोकेबलरी मार के लेके जाते हो तो उससे ऐसे का मीनिंग बदल जाता है तब। और मेमोराइज्ड में टिक हो गया तो 15,500 फीस आपकी वो गई पानी में। तो इस तरीके से इन सब बातों का आपको टास्क 2 के अंदर ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा और नज़र मार लें, काफ़ी चीज़ें अपने को मिल जाएंगी। तो मैंने कहा था इंट्रोडक्शन के अंदर पैराफ्रेज प्लस पोजीशन, दो चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था इसके अंदर आप एक या दो पॉइंट लिखते हो और उनको एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद इसमें भी दो पॉइंट लिखो या एक पॉइंट लिखो, उसको एक्सप्लेन करो। और इसके अंदर रिपीट पोजीशन प्लस ऑन साइड के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी समरी आप लिखते हो, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे 30 या 25 वर्ड्स लिख रहे हो, यहाँ पे आप 90 to 100 वर्ड्स लिख रहे हो, यहाँ पे भी 90 to 100 वर्ड्स लिख रहे हो, और यहाँ पे भी आप 25 to 30 वर्ड्स लिख रहे हो, तो आपकी वर्ड लिमिट कवर हो जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। एक ऐसे की थोड़ी अपन फीडबैक के ऊपर बात करेंगे कि फीडबैक आपको कैसे मिलना चाहिए। तो पहली चीज़, अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आपका टीचर आपको जो चेक करके देता है ऐसे, तो उसको वीकली एक या दो ऐसे आपको पास बिठा के चेक करने चाहिए, ये चीज़ हो सकती है। अगर उसके पास टाइम कम है तो आप जो ऐसे में मिस्टेक्स करते हो उन मिस्टेक्स को अपने टीचर से कवर करना चाहिए, उन सारी गलतियों को। उसके बाद इसके अंदर मेरा जो नॉर्मल रहता है, मैं बच्चों को वीकली एक बार जब चेक करता हूँ तो उसको पास बिठा के ऐसे चेक करता हूँ, या फिर मैं चेक करके ऐसे दे देता हूँ। और मैं 30 मिनट्स की क्लास लेता हूँ पूरे बच्चों की, कि आपको जो आप मिस्टेक्स हैं इनको पढ़ो और इनको क्लियर करो मेरे साथ। बच्चों को वीकली एक बार हम ऑडियो फीडबैक देते हैं। ऑडियो मतलब मैं उनसे एक ऐसे लिखवा लेता हूँ और व्हाट्सएप पे उनको ऑडियो पढ़ के दो बार ऐसे को मुझे 10 मिनट लगते हैं, उसका सारा फीडबैक दे देता हूँ। और जो वीडियो फीडबैक की बात है, ये है कि वीकली मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जो अब काफ़ी टाइम से बंद कर रखी थी, अब स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बच्चे का ऐसे उठाया, वो ऐसे उसका 6 बैंड का है, जहाँ उसका ऐसे नॉर्मली मैं ऐसे उठाता हूँ 5.5 बैंड वाला, और उसको इस ऐसे को अपने लेके जाना है 6 बैंड पे। तो उस दिन मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि आप ये ऐसे लिख के लेके आओ। मैं उनका ऐसे चेक करता हूँ, जब मैं उनका ऐसे चेक करता हूँ वापस दे देता हूँ उनको। तो फिर एक बच्चे का मैं ऐसे रख लेता हूँ जिसके 5.5 बैंड होते हैं और जिसको बड़ी आसानी से 6.5 बैंड तक ले जाया जा सकता है। तो फिर मैं उस बच्चे को वो ऐसे बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे टाइप करके मुझे ये भेजो, सेम टू सेम, आपने गलतियाँ नहीं करनी। मैं उस ऐसे के मिस्टेक्स नहीं निकालता, बाकियों की मिस्टेक्स निकाल के बच्चों को दे दी, उनको बता दिया कि ये मिस्टेक्स हैं, हर एक चीज़ चेक हो गई। फिर मैं उस बच्चे को बोलता हूँ कि ये ऐसे आप टाइप करो, वो टाइप करके भेजता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ वर्ड के अंदर और उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो वीडियो फीडबैक देता हूँ। फिर मैं क्या कहता हूँ कि जैसे उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं, कि मैंने इंट्रो निकाल ली अलग, उस इंट्रो को चेक करके नीचे एक इंट्रो लिखी, उससे गलतियाँ निकाल के। फिर उसके अंदर BP1 को अलग कर लिया, BP1 को चेक किया, उसके अंदर गलतियाँ निकाली, स्पेशली एक्सप्लेनेशन में गलतियाँ होती हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, वोकेबलरी क्या क्या वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फॉर्मेट चेंज नहीं करता। तो थोड़ा बहुत चेंज करके उसको सही कर देता हूँ, ऐसे BP2 को और कंक्लूजन को। और वो ऐसे कई बार तो 6.5 बैंड पे पहुँच जाता है, अगर बच्चे ने एग्जाम्पल दे रखा है तो वो 7 बैंड पे ही पहुँच जाता है, अगर उसका एग्जाम्पल थोड़ा ठीक है तो। और जब मैं ये रिकॉर्डिंग बच्चों को देता हूँ और वो इसको देखते हैं, तो अपने कोर्स के दौरान हर बच्चे को 2 बार ये मौका मिलता है कि उसके ऐसे के ऊपर वीडियो बनाए टीचर आपका। और उस फीडबैक में कई बार बच्चे मुझे स्पेशली कहते हैं कि सर आज हमारी रिकॉर्डिंग पे
ऐसे पे रिकॉर्डिंग कर दो, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वो करके जब देता हूँ तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जो उनको गलतियाँ की हैं नहीं करनी चाहिए, उससे बड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है। और उसमें एक चीज़ और होती है, तो बच्चों को जब ऑडियो वीडियो फीडबैक मिलता है तो बच्चों को सारी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती हैं और वो सारी मिस्टेक्स करनी छोड़ देते हैं ऐसा करने से। और एक चीज़ और होती है, लाइव राइटिंग। ये मैंने पहले स्टार्ट की थी, फिर बीच में बंद कर दी थी और फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइव राइटिंग ये होती है कि मैं कोई भी एक ऐसे उठा के, जो पेपर में आया होता है, तो मैं उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने उसके अंदर, और या तो मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ और बच्चों को लाइव लिख के दिखाता हूँ कि टीचर भी कैसे प्लान करके कैसे ऐसे को लिखता है, कैसे वो वोकेबलरी भूल जाता है, वो जगह छोड़नी है फिर आगे निकलना है, पूरा ऐसे लिखने के बाद कैसे रीचेक करते हैं। या तो इसकी वीडियो मिलती है या फिर इसको लाइव बोर्ड पे लिखा जाता है मेरे द्वारा। तो एक 7 to 8 बैंड का ऐसे बच्चों को बोर्ड पे लिख के दिखाया जाता है लाइव। इससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आल्स की राइटिंग में होनी चाहिए। आपको प्रॉपर फीडबैक मिले, ऑडियो वीडियो प्रॉपर आपको चेक होके वो मिले आपके टेस्ट, आप उन टेस्ट के ऊपर बात करो। और वीकली एक दिन मैं मिस्टेक्स नहीं निकालता, उनको ओवरऑल स्कोर करके देता हूँ। जिस बच्चे के 5.5 आए होते हैं मैं उसको खुद बोलता हूँ कि चेक कर अपना ऐसे, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लगती हैं कि क्यों ऐसे हुआ। तो बच्चा काफ़ी हद तक 1-2 मिस्टेक्स या 3-4 मिस्टेक्स निकाल देता है, जिससे उसका ऐसे आधा बैंड बढ़ जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है ऐसे में, अगर मुझे जो लगता है मेरे किसी बच्चे के आल्स में 6 बैंड से कम नहीं आते, मोस्टली बच्चों के 6, 6.5, 7, 7.5 बैंड तक स्कोर आ जाता है राइटिंग के अंदर। अगर आप एक ऐसे लिखा आपने 5.5 बैंड का और मिस्टेक्स निकाल दी टीचर ने, और आपने फेंक दिया वो ऐसे, और आपके टीचर ने आपको पूछा ही नहीं कि क्या किया, तो आई थिंक दिस इज़ अ बैड आइडिया। मैं बच्चों को बोलता हूँ इसको दोबारा से लिखो। नंबर 1, बच्चों की राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। नंबर 2, गलतियाँ निकाल के लिखा, 5 पे है, आधा बैंड श्योरली बढ़ेगा। 5.5 पे है तो वो 6 बैंड पे पहुँच गया। अब मैं उसको चेक करता हूँ दोबारा से, मुझे 5 मिनट लगते हैं कैसे चेक करने में। तो मैं उसको चेक करने के बाद उसमें वो बातें बताता कि ये बातें ऐड करेगा तो स्कोर और बढ़ जाएगा। जब वो तीसरी बार लिखता है, हर एक बच्चे का ऐसे 5.5, 6.5 से 7 बैंड के आसपास होता है। आप एक चीज़ नोट करो, आप 1-2 महीनों से कोचिंग ले रहे हो और आपने एक भी ऐसे 6.5 या एक भी ऐसे 7 बैंड वाला नहीं लिखा, एक भी ऐसे 7 बैंड वाला आपने नहीं लिखा, तो आपको कैसे पता होगा कि 7 बैंड का ऐसे कैसे लिखते हैं। आप एक ऐसे को 3 बार लिखने के बाद 7 बैंड पे पहुंचते हो। पहली बार आपका ऐसे 5.5 पे था, तो अब बच्चे को पता चलेगा कि मैंने 5.5 बैंड का लिखा तो क्या क्या गलतियां की जिससे मेरा स्कोर 7 बैंड नहीं आया, और 7 बैंड पर मैंने किन गलतियों को ख़त्म किया। अब आपने 5 ऐसे लिखे, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, हाँ जी। तो आपने 5 ऐसेस को 3 टाइम्स लिखा, और 3 टाइम्स लिखने के बाद वो पांचों ऐसे आपके 6.5 बैंड पे पहुंच गए। अब आपको पता है कि 6.5 बैंड के ऐसे की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगला ऐसे आपका 6 बैंड से नीचे नहीं होएगा, और उन और मेहनत करके जो ऐसे आप 6-6.5 बैंड का लिखते हो उसको 7 बैंड पे ले जाते हो, तो आपको पता होगा 7 बैंड पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन सी गलतियाँ मैंने की, 6 या 6.5 पे मैं रहा, और 7 पे पहुँचने के लिए कौन सी गलतियों को मैंने ख़त्म किया। तो श्योरली आप एक अच्छा स्कोर करते हो अगले ऐसे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे राइटिंग में होनी चाहिए, टीचर के द्वारा, आपके ट्रेनर के द्वारा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट पार्ट, ठीक है। अब बात करता हूँ पीछे जो अपने वीडियो में सीखा। आपने अच्छे से तैयारी की अपने टास्क 2 की, आपने हर ऐसे 2-3 बार लिखा भी, और आपको अच्छा फीडबैक मिला, मान लो ऑडियो और वीडियो फीडबैक, ठीक है। आपको टीचर ने हर एक चीज़ की तैयारी करवाई, लेकिन फिर भी आपका स्कोर नहीं आएगा, तो क्या कारण हो सकता है? वो है टॉपिक एरियाज।
24 to 30 टॉपिक एरियाज होते हैं टास्क 2 के। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। आपको एजुकेशन पे ऐसे आ गया, आप 7 बैंड का ऐसे लिख दोगे। आपको वोकेबलरी अच्छे से आती है, आपको आइडियाज़ अच्छे से आते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हो अच्छे से। आपको पेरेंट्स पे आ गया, आप 6.5 बैंड का लिख दोगे। लेकिन अगर आपको आर्ट पे आ गया, आपको हॉबीज़ पे आ गया, हुँ? आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आ गया, ठीक है, आपको आर्किटेक्चर पे आ गया, आपको अ, मान के चलो लैंग्वेज के ऊपर ऐसे आ गया, यहाँ पे आपको आइडियाज़ ही नहीं आ रहे। तो अब मैं आपके साथ वोकेबलरी की और टास्क रिस्पॉन्स की, या टास्क अचीवमेंट बोलते हैं, और लेक्सिकल रिसोर्सेज दोनों की बात करूँगा। आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर 5 से 10 एसेज पढ़ते हो, ठीक है, 5 एसेज की बात ही करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है जी, 5 एसेज आप पढ़ते हो, उनके आइडियाज़ पढ़े, आपका टास्क रिस्पॉन्स का स्कोर आपका बढ़ गया, और उसके ऊपर आपको वोकेबलरी भी आती है, आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज का बढ़ गया। तो मैंने इन सब कैटेगरीज को 15 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। उससे रिगार्डिंग आपको 8 से 9 बैंड की वोकेबलरी मिलती है, हर एक टॉपिक पे 50 से 60 वर्ड्स, और उसके ऊपर आइडियाज़ मिलते हैं कि कौन कौन से मतलब संभावना है। तो एडवर्टीजमेंट पे कौन कौन से एसेज आ सकते हैं। जब आप इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हो हर एक चीज़, तो आप श्योर होते हो कि आप 7 बैंड राइटिंग में कर सकते हो। ठीक है ना, ये ना हो कि आपको पर्सनैलिटी पे ऐसे आ गया, आपको आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, आपको उसकी वोकेबलरी नहीं आ रही, आपके बैंड 5.5 रह गए, आपने खूब तैयारी की, आपके टीचर ने खूब जोर लगाया, इन सब के ऊपर आइडियाज़ कैसे बनाने हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है, 15 पार्ट हैं, उन 15 के ऊपर मैंने हर एक के ऊपर 10-10 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस बनते हैं। उससे बाहर ऐसे लगभग नहीं आता है, 99% आएगा भी तो आपको पॉइंट्स वगैरह आते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिस्कस बोथ व्यूज़, इसके ऊपर कुछ ऐसे आप तैयारी करते हो। आप पॉजिटिव नेगेटिव जो 5 टाइप के ऐसे हैं उनकी तैयारी करते हो, उनकी तैयारी करने के बाद फिर ये चीज़ें आ जाती हैं टॉपिक एरियाज, आप इनके ऊपर अच्छे से तैयारी करते हो, और फिर आप रेडी होते हो आइल्स राइटिंग के लिए। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी आज की वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। जब थोड़े बच्चे भी कमेंट करते हैं तो नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। अगर आप सिरसा या उसके आसपास के एरिया में रहते हो तो आप हमारा जो इंस्टीट्यूट है हिलेरियस इंस्टीट्यूट सिरसा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन का मतलब हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं राइटिंग की और रीडिंग स्पीकिंग तीनों चीज़ों की, तो आप वो भी क्लासेस ले सकते हो, और आप ऑफलाइन भी हमारे यहाँ विज़िट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, क्या आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो और वो भी फ्री में? तो ये वीडियो है आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल आइल्स विद गुरप्रीत सर और पाएं फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री में। ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से।